नमस्कार साथियों। हरियाणा में बीजेपी के समीकरण लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पक्ष विपक्ष दावा करता रहा है कि हरियाणा में बीजेपी चाहती है कि चुनाव कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिए जाएं, लेकिन इसी बीच बीजेपी चुनाव की तैयारी भी लगातार करती नजर आ रही है और हरियाणा के इलाके में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को तय करने का भी फैसला लिया है। बीजेपी ने हर क्षेत्र, हर जाति, हर मतदाता, हर इलाके के प्रभाव को देखते हुए अपनी एक लिस्ट जारी करने का कार्य किया है। इस लिस्ट को आधिकारिक लिस्ट भी कह सकते हैं और आधिकारिक लिस्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों की टिकट पक्की करने का दावा किया है जो चुनाव जीत सकते हैं, जिनमें कुछ नए चेहरों को भी जगह देने का कार्य किया गया है और कुछ पुराने दमदार चेहरे बीजेपी ने दोबारा से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। चलिए जानते हैं किस सीट से बीजेपी इस बार किन संभावित प्रत्याशियों को चुनाव में उतार सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र और करनाल के क्षेत्रों में काफी प्रभाव रखते हैं। करनाल विधानसभा सीट से मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी को विधायक चुना गया था। इसके बाद अब नायब सिंह सैनी ने पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें अपनी सीट करनाल सीट पर खतरा नजर आ रहा है, इसलिए वो लाडवा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर भी चुनाव लड़वा सकती है, जिनमें लाडवा और दूसरी कुरुक्षेत्र के अलावा करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। यानी कि नायब सिंह सैनी लाडवा और करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और एक सीट को चुनाव जीतने के बाद वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि करनाल सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी को डाउट होता नजर आ रहा है। क्या पता करनाल सीट इस बार बीजेपी के गढ़ के रूप में न बन पाए और बीजेपी करनाल सीट चुनाव हार जाए। इस कैडर से नायब सिंह सैनी को 2 सीटों पर चुनाव लड़वाया जा सकता है। आइए दूसरी सीट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार में मंत्री रहे जेपी दलाल को लोहारू से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। जेपी दलाल के कार्यों से क्षेत्र के लोग कुछ हद तक संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं और कुछ हद तक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। तो ये देखने का विषय होगा, क्या जेपी दलाल भी चुनाव जीत पाएंगे या इस बार जो हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक लहर चल रही है, क्या उसका शिकार जेपी दलाल हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरी सीट से बात करते हैं। तीसरी सीट तोसाम एक बहुत रोचक सीट होने वाली है। यहां से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई श्रुति चौधरी और उनकी मां किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में चुन लिया है, यानी कि उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर दी है। वहीं उनकी बेटी किरण चौधरी को इस बार तोसाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। इस सीट पर श्रुति चौधरी लगभग जीतती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ अगर कोई विचारधारा या धारा चलती है तो श्रुति चौधरी का जीतना मुश्किल होता नजर आ सकता है। लेकिन वर्तमान हालत को देखते हुए श्रुति चौधरी इस चुनाव में जीतती नजर आ रही है। चौथी विधानसभा सीट की बात करें तो बवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि को टिकट देने का कार्य किया जाने वाला है। विशंबर वाल्मीकि बवानी खेड़ा क्षेत्र में काफी प्रभाव रखते हैं और आने वाले समय में शायद चुनाव जीत भी सकते हैं। इसके अलावा 5वीं सीट आदमपुर, हिसार के आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई को टिकट देने पर सरकार प्रशासन या बात करें तो बीजेपी सरकार विचार कर रही है। बीजेपी और आला कमान की बैठक में भव्य बिश्नोई पर लगभग मोहर लगाने का कार्य कर दिया है और भव्य बिश्नोई आदमपुर में काफी प्रभाव रखते हैं, तो यहाँ पर टिकट देना उनके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है। इसके अलावा बावल क्षेत्र से बात करें तो बावल से डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा पटौदी क्षेत्र से सत्य प्रकाश जरावता को टिकट दिया जा रहा है। सत्य प्रकाश जरावता भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में शामिल हैं
और ये लंबे समय से पार्टी में अपनी एक विचारधारा को रखने का भी कार्य कर पाए हैं। सत्य प्रकाश जरावता पटौदिया क्षेत्र के इलाकों में लोगों में खास रुचि रखते हैं। कई सामाजिक कार्यों में भी इन्हें देखा गया है, तो ये पटौदिया क्षेत्र से बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके बाद पलवल विधानसभा सीट से दीपक मंगला का नाम फाइनल किया गया है। दीपक मंगला को पलवल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उतारने का कार्य करने वाली है। इसके बाद बल्लभगढ़ क्षेत्र से मूलचंद शर्मा को टिकट दिया गया है। बल्लभगढ़ क्षेत्र में मूलचंद शर्मा काफी प्रभाव रखते हैं और बल्लभगढ़ क्षेत्र में मूलचंद शर्मा को टिकट दिया जाना लगभग जीत की तरफ बढ़ने के इशारे करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं फरीदाबाद क्षेत्र से विपुल गोयल। फरीदाबाद क्षेत्र से संबंध रखने वाले विपुल गोयल फरीदाबाद में काफी सक्रिय नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद क्षेत्र के उम्मीदवारों में सबसे मजबूत उम्मीदवार यही नजर आते हैं, इसीलिए इन्हें यहां से टिकट देने का काम किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सोहना क्षेत्र से संजय सिंह को टिकट दिया गया है। ये थोड़े नए उम्मीदवारों में शामिल है। सोहना क्षेत्र में देखने का विषय होगा क्या सोहना की जनता बात करें सोहना क्षेत्र से संजय सिंह को जिताने का कार्य करती है या नहीं करती है। इसके बाद महेंद्रगढ़ क्षेत्र से रामविलास शर्मा को टिकट देने पर बीजेपी ने लगभग सहमति जताने का कार्य किया है। रामविलास शर्मा की बात करें तो पिछला चुनाव वे नहीं जीत पाए थे, लेकिन उससे पहले चुनाव में वे हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्री के रूप में भी रहे थे। उन्होंने कई कार्य भी की, लेकिन फिर भी बीजेपी के समर्थन में चली लहर के बावजूद वो अपना चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास शर्मा पर मोहर लगाने का कार्य कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं हिसार सिटी से सावित्री जिंदल यानी कि जिंदल परिवार से संबंध रखने वाली सावित्री जिंदल को टिकट देने पर मोहर लग चुकी है। हिसार क्षेत्र में इनका काफी प्रभाव है और जिंदल परिवार से संबंध होने के कारण हिसार सिटी से इनकी जीत के भी चांस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जींद की बात करते हैं। जींद विधानसभा क्षेत्र से कृष्ण मिड्ढा को टिकट देने पर बीजेपी ने सहमति जताई है। जींद में कृष्ण मिड्ढा इससे पहले विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। इनके पिता भी राजनीति में जींद क्षेत्र में काफी सक्रिय थे और कृष्ण मिड्ढा पर लगभग मोहर लगती नजर आ रही है और जींद में कृष्ण मिड्ढा चुनाव भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इससे अलावा आगे की तरफ बात करते हैं कैथल क्षेत्र से लीलाराम गुर्जर को दोबारा टिकट देने पर सरकार बीजेपी की वर्तमान सरकार और आला कमान ने मोहर लगाने का कार्य भी किया है। लीलाराम गुर्जर भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और विधानसभा क्षेत्र में भी कई कार्य सरकार के पक्ष से कर चुके हैं, तो लीलाराम गुर्जर पर दोबारा मोहर लगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा पंचकुला क्षेत्र से ज्ञानचंद गुप्ता को दोबारा बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर दी है। ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा में काफी प्रभाव भी रखते हैं और कई क्षेत्र को कई सौगातें भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिलवा चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं जगाधरी क्षेत्र से कंवरपाल गुर्जर को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। जगाधरी क्षेत्र में कंवरपाल गुर्जर काफी गहरा प्रभाव रखते हैं और राजनीति में काफी सक्रिय नजर आते हैं। कंवरपाल गुर्जर हरियाणा सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और गठबंधन सरकार के समय से ही लंबा कार्य यहां पर कर रहे हैं। इसके बाद अंबाला कैंट सीट से भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत और दावेदार उम्मीदवार अनिल विज को दोबारा टिकट देने की तैयारी की जा रही है। अनिल विज उस समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सहयोग से 1 से 2-3 सीटें हासिल कर पाती थी। अनिल विज एक बीजेपी के पक्के कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं और लगभग चुनाव में इनकी जीत के ही चांस नजर आते हैं। ये हरियाणा बीजेपी के सबसे दमदार नेताओं में गिने जाते हैं और हर चुनाव में इनकी जीत के चांस 99% तक श्योर होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज को फिर से मैदान में उतारने की तैयारी कर दी है। इसके बाद अपनी अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। थानेसर विधानसभा सीट। थानेसर विधानसभा सीट से सुभाष सुधा को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की जा चुकी है।
थानेसर सीट से सुभाष सुधा काफी प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों में शामिल है। ये कई काम क्षेत्र में कर चुके हैं, जनता से मिलना जुलना आम रहता है। तो थानेसर विधानसभा सीट से ये सबसे मजबूत दावेदारों में थे और इन्हें फाइनली टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगभग किया जा चुका है। इसके बाद पानीपत ग्रामीण सीट से महिपाल ढांडा को दोबारा से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की जा चुकी है। पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में महिपाल ढांडा स्थायी यहाँ के नेता होते हुए क्षेत्र को कई सौगातें दिलवाने का कार्य कर चुके हैं, लेकिन कई पक्षों में नाराजगी भी हरियाणा के माहौल को देखते हुए नजर आ रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से महिपाल ढांडा को चुनाव मैदान में उतारने की 100 तैयारी कर चुकी है। इसके बाद नारनौंद क्षेत्र से कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव मैदान में फिर से उतारा जा रहा है। नारनौंद सीट फिर से इस बार रोचक सीट होने वाली है। नारनौंद सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु को पिछली बार हराने का काम किया गया था। यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु पर दोबारा से विश्वास जताया जा चुका है और कैप्टन अभिमन्यु 2014 के समय बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे थे। उस समय आरक्षण जैसे कई मामलों पर जो हरियाणा में तरह तरह की चीजें देखने को मिली थी, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु के प्रति लोगों की मन में नाराजगी साफ देखी गई थी। अब 2024 का समय आ चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सीट से यहां पर कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीत पाएंगे? ये भी एक देखने और रोचक विषय होने वाला है। बादली सीट से ओम प्रकाश धनखड़ को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से उतारने का कार्य किया है। बादली सीट से ओपी धनखड़ चुनाव मैदान में साफ तौर पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने इन्हें हराने का कार्य किया था और वर्तमान में टक्कर का मुकाबला बादली विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिलने वाला है। अब आते सीट नांगल चौधरी सीट से डॉक्टर अभय सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की जा चुकी है। डॉक्टर अभय सिंह यादव डॉक्टर के साथ साथ क्षेत्र में जनता के साथ में मिलनसार व्यवहार रखते हैं। काफी जगह पर ये सक्रिय भी नजर आते हैं और कई सीटों पर इनका प्रभाव भी है। यादव बहुल नांगल चौधरी क्षेत्र में डॉक्टर अभय सिंह यादव क्या चुनाव जीत पाएंगे? ये भी एक देखने का विषय होगा। ये पहली संभावित लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव मैदान में जारी करने का काम लगभग किया जा चुका है। बीजेपी में इनकी टिकट पक्की मानी जा रही है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के पहले सारथी होने वाले हैं जो चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने वाले हैं। ये वे सिंपल सीट थी जिन पर उम्मीदवार बीजेपी फिक्स कर चुकी है, लेकिन अब कई सीटों पर ऐसा पेच फंसा हुआ है जहां पर बीजेपी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव, व्यक्ति की पहचान और अलग अलग मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्तियों को चुन रही है। लेकिन बीजेपी अभी कई सीटों पर फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रही है कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाए और कौन सा उम्मीदवार चुनाव मैदान में सक्रिय या जीतता हुआ नजर आए। इसी के साथ अगली लिस्ट के साथ मिलते हैं। ये चुनावी हलचल हरियाणा की हम ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।